प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं बसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ नीलकंठ। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। वे छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। उनकी निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा प्रमुख काव्य संग्रह है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, व्रत के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। उन्हें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। उनकी गद्य साहित्य में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं करुणा प्रकट हुई है। तो इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने मोर के स्वभाव व सुंदरता का चित्र प्रस्तुत किया है। एक दिन लेखिका अपने एक मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर लौट ही रही थी कि उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। वे बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान पर अभी पहुंची भी नहीं थी कि उन्हें बीचों बीच गाड़ी रुकवाकर लेखिका को मोर के 2 बच्चे के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि एक मोर है और एक मोरनी। लेखिका ने मोर के दोनों बच्चे देखने चाहे। वे तितरों की तरह पिंजरे में बंद थे। लेखिका ने उन्हें 35 रुपये देकर उन दोनों को खरीद लिया। जैसे ही पिंजरा कार में रखा तो वे छटपटाने लगे, मानो पिंजरा ही सजीव हो गया हो और उड़ने योग्य हो गया हो। महादेवी ने अपने घर के बड़े जाली घर में उन्हें ना रखकर अपने पढ़ाई के कमरे में उन्हें रखा। इस कमरे में उनके पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया। उन्हें 2 टोकरियों में सत्तू की गोलियां व पानी दे दिया गया। वे कमरे में कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी महादेवी वर्मा के सिर के ऊपर बैठ जाते थे और पूरे कमरे में घूमने लगे। और फिर वे रद्दी कागज़ों की टोकरियों में बैठने लगे। कमरे में दरवाजे बंद रहते थे क्योंकि बिल्ली न आ जाए। बड़े जाली घर में अन्य जीव जंतुओं के साथ उन्हें रखा गया। बड़ी कठिनाई से उन्हें दूसरे जीव जंतुओं के साथ जाली घर में पहुंचाया गया। दोनों नए मेहमानों का स्वागत वहाँ जो जीव जंतु पहले से थे उन्होंने नववधू के समान किया। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासद की भांति क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उसका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे, मानो चिड़ियाघर में भूचाल आ गया हो। धीरे धीरे मोर के बच्चे बढ़ने लगे। मोर के सिर पर कलगी सघन ऊंची चमकीली हो गई, चोंच टेढ़ी और तेज हो गई, गोल आंख इंद्रमणि की नीली चमक की भांति चमकने लगी। लंबी हरी और नीली गर्दन व उसके हर भाव में धूप छाई की तरंगे उठती। लंबी पूंछ व पंखों में इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने लगे। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु उसकी लंबी गर्दन, चंचल कलगी, आँखों की श्वेत श्याम पत्र रेखा क्रम मनभावनी नहीं थी। मोर के गर्दन नीले होने के कारण उसका नाम रखा गया नीलकंठ और मोरनी के सदा चलने के कारण उसका नाम रखा गया राधा।
सभी जीव जंतुओं में नीलकंठ अपना संरक्षक और सेनापति खुद को ही नियुक्त कर लिया। सबको दाना खिलाने से लेकर किसी गड़बड़ी करने पर अपनी चोंच से उसे प्रहार करके दंड देता। वह अपने सघन पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और पंखों में छुआछुअल का खेल खेलते। एक बार एक सांप ना जाने कहाँ से जाली के भीतर आ गया। छोटा खरगोश उसकी पकड़ में आ गया। नीलकंठ ने उस पर वार करके खरगोश के बच्चे को बचाया। राधा जब तक दूसरे जीव जंतुओं को सूचित किया तब तक तो नीलकंठ ने सांप के 2 खंड कर चुका था। तो नीलकंठ या मोर जो है एक वीर और कलाप्रिय पक्षी है। नीलकंठ की भाव भंगिमाएं लेखिका को आकर्षित करती। उसका गर्दन ऊंचे करके देखना, विशेष भाव भंगिमा के साथ नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, लेखिका को वह मेहमानों के स्वागत हेतु अपने पंखों में मंडलाकार रूप देना, वर्षा ऋतु में नृत्य करना आदि मनमोहक लगता था। तो बसंत ऋतु में जैसे ही आम के वृक्ष फूलों से लद जाते, अशोक के नए लाल पत्ते पल्लवित होते, तो नीलकंठ को जाली घर में बंद करके रखना मुश्किल होता था। उसे बाहर छोड़ना पड़ता ही था। मेघों को देखकर मोहित हो जाते थे। कौन? नीलकंठ और राधा। नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु थी वर्षा। मेघों के आने से पहले ही हवा के सजल आहट का पता पा लेते थे। वर्षा होते ही मोर का गोलाई में पंख फैलाकर नृत्य करना मन भावन होता था। मेघ के गर्जन के ताल पर ही तन्मय नृत्य आरंभ होता। फिर जितने मेघ अधिक गरजता, जितनी बिजली चमकती, बूंदों की रिमझिम जितनी अधिक होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी वैसे ही बढ़ता जाता। राधा नीलकंठ के समान नाच नहीं सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य में मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बार और निकल जाती और बाएं से स्पर्श दाहिनी ओर करती। इस प्रकार पूरा ताल देकर वो नृत्य करते थे। एक दिन किसी काम से लेखिका नखास कोने से निकली तो बड़े मियाँ ने कार को रोक लिया और उन्हें एक मोरनी दिखाई जिसकी पंजों की उंगलियां टूटी हुई थी। उसने बताया कि चिड़ी मार ने ऐसा किया है। महादेवी ने 7 रुपये देकर उसे खरीद लिया। पंजे की मरहम पट्टी करने के बाद 1 महीने में वह अच्छी हो गई और थोड़ी डगमगाती हुई चलने लगी। उसे भी जाली घर में पहुंचाया गया। उसका नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा बाकी जीव जंतुओं की भांति प्रेम मिलाप वाली नहीं थी। वह सदा नीलकंठ के साथ रहना चाहती। जब भी राधा को नीलकंठ के साथ देखती तो उसे मारने दौड़ती। एक बार उसने राधा की कलगी व पंख ही नोच डाले। एक बार राधा ने 2 अंडे दिए जिन्हें वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी, लेकिन कुब्जा ने उन्हें भी तोड़ डाला। नीलकंठ उससे दूर भागता था, परंतु वह किसी को भी नीलकंठ के समीप आने नहीं देती थी। राधा से अलग होकर नीलकंठ दुखी रहने लगा। वह कई बार जाली घर से भाग भी गया। कई बार वह उदास होकर आम की शाखाओं में भूखा प्यासा छिप जाता। एक बार खिड़की के शेड पर
छिप गया। अब नीलकंठ की चाल में थकावट व आंखों में शून्यता रहती। महादेवी सोचती थी कि समय रहते सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन सुबह उन्होंने देखा कि नीलकंठ पूंछ व पंख फैलाए धरती पर बैठा था। लेखिका के पुकारने पर भी वह हिला ढुला नहीं। वास्तव में वह मर गया था। महादेवी ने उसे अपने शाल में लपेटकर गंगा की लहरों में प्रवाहित कर उसका अंतिम संस्कार किया। राधा उसकी मृत्यु के बाद सदा उसके इंतजार में रहती थी। वह आ जाएगा। कुब्जा भी जाली घर को नीलकंठ को ढूंढती रही। जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर भागती और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में उसे ढूंढती। एक दिन की आम की शाखा से उतरी कि अल्सीशियन कुतिया कजली उसके सामने आ गई। उसने कजली पर भी चोंच का प्रहार किया। कजली ने 2 दांत उसके गर्दन पर लगाए। इससे उसकी भी जीवन लीला समाप्त हो गई। इधर राधा अपने आप में अकेली होते हुए भी दुकेली थी, क्योंकि उसे हर पल नीलकंठ के अपने साथ होने का एहसास था। आषाढ़ माह में जब बादल छाते तो वह कभी ऊंचे झूले पर चढ़कर, कभी अशोक की डाली पर अपनी तेज आवाज़ से नीलकंठ को बुलाती रहती। लेखिका के लिए इन 3 पक्षियों की प्रकृति विभिन्नता विशेष थी। इसमें लेखिका की भाषा संस्कृत गर्भित रही है और बड़े चित्रात्मक ढंग से वह इस पाठ का वर्णन की है। इसी रेखाचित्र में नीलकंठ का बड़ा सजीव और आत्मीयतापूर्ण करुण वर्णन है। धन्यवाद बच्चों।